Hello students, so in the continuation of this chapter ray optics, we were discussing last time the optical instrument, and in this optical instruments हमारा एक important optical instruments हो गया था और वो compound microscope था। उसका रे डायग्राम, उसके मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन दोनों केसेस में हमने कर ली थी। और मैं आपको बार बार ये बताने जा रहा हूँ, बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। श्योरली एवरी ईयर इन एग्जाम क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और मजे की बात ये है स्टूडेंट्स के हमारे सिलेबस में केवल दो ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रह गए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्मॉल और टाइनी ऑब्जेक्ट्स की क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज देखने के काम आता है। दो कॉन्वेक्स लेंस उसके अंदर होते हैं, उसकी मैग्नीफाइंग पावर दो डिफरेंट कंडीशंस में हमने ड्राइव की थी। पहली कंडीशन जो होती है वो नॉर्मल सेटिंग होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, जहां पर की इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। और जो दूसरी कंडीशन होती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होती है, जहां पर इमेज हमारी 25 सेंटीमीटर पर बनती है। तो उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट्स, वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, ये तो आपके इंटरेस्ट की बात है। कई सारे बच्चों को ये शौक होता है कि वो नाइट में स्टार्स ऑब्जर्व करते हैं, वो तारों को देखते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो होती है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। अगर आपको अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है, आप अपना स्टडी पर फोकस इंक्रीज करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ करना चाहते हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें। आप स्टार्स की ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स में स्टार्ट करें। मतलब कई बच्चे इतने पैशनेट होते हैं कि वो अपना टेलीस्कोप अपने साथ रखते हैं। मार्केट में आपको 500, 1000 और बहुत अच्छे टेलीस्कोप 10,000, 20,000 तक के भी अवेलेबल हैं। और वो डेली क्या करते हैं बच्चे, वो स्टार को ऑब्जर्व करते हैं। स्टार को, जो रात को हम स्टार को कैसे देखते हैं, जैसे मान लो आपने आज एक स्टार को किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पे ऑब्जर्व किया, 9 o'clock इन द इवनिंग आपने किसी स्टार को ऑब्जर्व किया, तो आपको डेली एवरीडे इन द evening 9 o'clock you have to observe the same star. So very surprising result you will observe students. आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि वो स्टार, जब आप ये एक्सरसाइज 6 महीने तक करेंगे तो उस स्टार की पोजीशन बिल्कुल चेंज होकर अपोजिट साइड में चली जाएगी। तो इस तरह से स्टार को ऑब्जर्व करने के लिए, हेवनली बॉडीज को देखने के लिए, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द क्लियर एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, टेलीस्कोप का मतलब ही होता है कि हमें दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखना है। अब टेलीस्कोप, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, वो हम, एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोफिजिक्स होती है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, यूनिवर्स का, स्टार्स का, प्लैनेट्स का, इनका जो फिजिक्स होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, यूनिवर्स वाला। तो एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोफिजिक्स को स्टडी करने के लिए, जो एस्ट्रो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड होते हैं और दूसरे रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड होते हैं, जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैं, जिनमें लेंसेज यूज होते हैं, जिनमें रिफ्रैक्शन होता है, उनका क्या काम होता है और कैसे हम उनको स्टडी करेंगे। दूसरा एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, उसके हमें डिटेल में नहीं जाना, केवल उसका रे डायग्राम और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, एडवांटेजेस उसके करने हैं। तो जब मैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं, तो वही हमारी जो एनालॉजी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वही यूज होती है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जैसा कि आप देख रहे हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, लेकिन यहां पर जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं लेंसेज की, वो बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अपोजिट हैं। अब आपको याद आ रहा होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने कितने लेंसेज का यूज किया था? 2 लेंसेज का यूज किया था। बिल्कुल ठीक है, 2 लेंसेज का यूज किया था। वो लेंसेज कौन से थे? कॉन्वेक्स थे कि कॉनकेव थे? सर वो कॉन्वेक्स थे। बिल्कुल ठीक है, यहां पर भी 2 लेंस कॉन्वेक्स होंगे। उनके नाम क्या क्या थे?
उनके नाम सर, एक का ऑब्जेक्टिव था, एक का आई पीस था। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव और आई पीस है। अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस को हम ऑब्जेक्टिव इसलिए बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ होता है, और आई लेंस को आई लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आई के पास होता है, और फाइनल इमेज इज सीन थ्रू आई पीस। यहां तक तो बात सेम हो गई। दो लेंस कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप में थे, दो लेंस यहां पर हैं, दोनों कॉन्वेक्स थे, दोनों कॉन्वेक्स यहां पर हैं, नाम ऑब्जेक्टिव आईपीस था, ऑब्जेक्टिव आईपीस यहां पर है, दोनों को कोएक्सियली रखा गया था, यहां पर भी दोनों को कोएक्सियली रखा गया है। अब चेंजेस होना शुरू होगा। वहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव शॉर्ट फोकल लेंथ और स्मॉल साइज का था, लेकिन यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव लार्ज साइज का और ग्रेटर फोकल लेंथ का। स्टूडेंट से ध्यान रखना है कि टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज साइज एंड ग्रेटर फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज साइज एंड ग्रेटर फोकल लेंथ। फिर से सुन लो, ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज साइज एंड ग्रेटर फोकल लेंथ एंड आई पीस इज ऑफ स्मॉल साइज एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। तो भैया याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा फोकल लेंथ का और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव का काम है ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना, जो ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा दूर रखा हुआ है उसको देखना और उसकी इमेज आई पीस के फोकस के अंदर बनाना। जबकि उसमें तो उल्टा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्टिव हमारा छोटा था। और यहां मैं आपको ये और बता दूं कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ में जितना ज्यादा से ज्यादा आप डिफरेंस कर पाएं उतना ज्यादा अच्छा होगा। कैसे? जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के 4 लेंस आपके पास हैं, और आपसे कहा जाए कि सेलेक्ट देम एज एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस फॉर कंस्ट्रक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सिलेक्शन करते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा फोकल लेंथ का लेना है। तो ऑब्जेक्टिव हम लेंगे 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, और आई पीस कम से कम फोकल लेंथ की लेनी है, 5 सेंटीमीटर की। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से जस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में अगर फोकल लेंथ आई पीस की काफ़ी ज़्यादा ले ली हमने ऑब्जेक्टिव से तो उसका मैग्निफिकेशन कम रह जाएगा। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमें काफ़ी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना होता है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकल लेंथ का होना चाहिए और आई पीस कम से कम की। अब नेक्स्ट बात क्या आती है? अब आप सोच रहे होंगे सर आप इतनी थ्योरी बताते चले जा रहे हैं और आपने रे डायग्राम की तो बात ही नहीं की है। अभी मैं रे डायग्राम की तो बात करने जा रहा हूं। अभी मैं आपको रे डायग्राम के बारे में ही बताने जा रहा हूं। हमारा जो क्वेश्चन आता है वो यहीं पर आता है, हमें क्लियरली एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, दिखाई देगा, मतलब दिखाई क्या देगा, दिखाया ही जा चुका है। कई साल से तो हमें क्वेश्चन उसमें एग्जाम में देखते आ रहे हैं। क्या आते हैं? ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पहला काम होता है रे डायग्राम ड्रॉ करना। उसके बाद एंड हेंस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो अब हम रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं दो हमारे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक आई पीस, दोनों को कोएक्सियली हमने रख दिया है। ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंथ का है और बड़े साइज का है, आई पीस स्मॉल फोकल लेंथ की है और छोटे साइज की है। अब देखो मैं टेक्निक आपको बताता हूं रे डायग्राम बनाने की। आप सबसे पहले इस इमेज का डायग्राम बना लो, ए डैश बी डैश, ओके। अब उसके बाद रे आएगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगी और कहाँ पे मिलेगी? वो फोकस पे मिलेगी। दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो तो सीधी चली जाएगी, तो यहाँ पर मीट करती हैं। तो ए डैश बी डैश इज द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब नॉर्मल सेटिंग की मैं बात कर रहा हूं। नॉर्मल सेटिंग का क्या मतलब है? नॉर्मल सेटिंग का मतलब होता है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट
इन्फिनिटी। तो फाइनल इमेज तो इन्फिनिटी पर तब बनेगी जब फर्स्ट इमेज हमारी आईपीस के फोकस पर होगी, क्योंकि ये तो हमें 10th क्लास में ही बताया गया कि भाई अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। तो इन्फिनिटी पर बनेगी भैया कब बनेगी? जब हमारी फर्स्ट इमेज आईपीस पर होगी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इमेज। अब ये चूंकि आईपीस के फोकस पर है तो आईपीस क्या करेगा, इसका इमेज पैरेलल हो गई, पीछे भी पैरेलल, इन्फिनिटी पर बना देगा। तो ये हमारा हो गया रे डायग्राम ऑफ इमेज formed by astronomical telescope in normal adjustment when final image is formed at infinity। ये हमारा रे डायग्राम आपके सामने हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ड्राइव करना है। फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत आती हैं स्टूडेंट्स, फिजिक्स इज फुल ऑफ डेरिवेशंस। तो यहाँ पर जो मैं डेरिवेशन की बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर। अब मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन ऐसे ही होगा जैसे कि पिछले वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टॉपिक में था, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ आर एट इन्फिनिटी। बोथ आर एट इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो m इज इक्वल टू, अब देखो ये आई मेरी यहीं पर रखी हुई है तो ये इमेज पे कितना एंगल बना रही है? बीटा। ऑब्जेक्ट पे कितना एंगल बना रही है? अल्फा। भाई ये आई यहीं है, बिल्कुल पास है, तो ये ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा। तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, और अल्फा बीटा तो स्मॉल है, तो वही पुराना एजम्पशन। बहुत ही आसान टॉपिक ये होता है और इसमें फ्री के मार्क्स होते हैं, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब m इज इक्वल टू 10 बीटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा, C1 C2 a डबल डैश b डबल डैश अपॉन C2 b डैश डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर a डैश b डैश अपॉन C1 b डैश, a डैश b डैश उड़ गया, C1 b डैश अपॉन C2 b डैश, C1 b डैश FO और C2 b डैश माइनस FE, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फाइनल इमेज क्योंकि इन्वर्टेड होती है ना, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया, मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्टूडेंट, सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मैग्नीफाइंग पावर बता दो, लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर बता दो नॉर्मल एडजस्टमेंट में, m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, वेयर FO is the focal length of objective lens, FE is the focal length of eye lens, and length of the tube L is equal to FO plus FE। This is one case which we have done। अब नेक्स्ट केस आता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा जब फाइनल इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी। तो भाई वही थ्योरी, वही मेथड अपनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफिकल्ट बात तो है नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो हम समझ ही चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले फर्स्ट इमेज बना लिया। इमेज को क्लियर और मैग्नीफाइड बनाने के लिए फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए। वो तब बनेगी जब हमारा फर्स्ट इमेज ऑब्जेक्टिव वाला आईपीस की फोकस के अंदर चला जाए, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस देन वर्चुअली इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। बताओ भाई जानते कि नहीं जानते? हाँ सर ये तो हम जानते हैं, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो फर्स्ट इमेज यहाँ बन गया। अब लाइट रे वही है, ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधा जाएगा और पैरेलल होके फिर फोकस से पास करेगा आईपीस के, आईपीस के। तो वहाँ पर क्या होगा, गैप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इफ यू एक्सटेंड देम बैक दे अपीयर टू मीट एट दिस। सो A डबल डैश B डबल डैश इज द फाइनल इमेज विच इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसके बाद हमारा काम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव करना, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। रेशो डेफिनेशन वही सिंपल होगा, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। सो बीटा अल्फा स्मॉल है, इसको लिख दिया 10 बीटा, इसको लिख दिया 10 अल्फा। अब m इज इक्वल टू 10 बीटा, वहाँ से कितना आएगा, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2B डबल डैश अपॉन 10 अल्फा। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको 10 अल्फा को
इसको अपन लिख देंगे, ये वाला एंगल लेंगे स्मॉल वाला। सो m इज इक्वल टू टेन बीटा a डैश b डैश अपॉन c2 b डैश अपॉन टेन अल्फा में ये वाला एंगल लेंगे a डैश b डैश अपॉन c1 b डैश, a डैश b डैश गया, c1 b डैश ऊपर, c2 b डैश नीचे। तो c1 b डैश अपना कितना आ गया, c1 b डैश इज FO अपॉन c2 b डैश माइनस UE। अब देखो ये UE को हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर होना चाहिए वो फोकल लेंथ की टर्म्स में होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ इस आई पीस के लिए, फॉर आई पीस यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/fe, v कहाँ पर है, माइनस d। इमेज कहाँ बन रही है, फाइनल इमेज आई पीस से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और माइनस 1/UE। तो 1/UE का वैल्यू कितना हो गया, 1/UE का वैल्यू 1/fe प्लस 1/d। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा m इज इक्वल टू FO इंटू माइनस FO इंटू 1/fe प्लस 1/d। तो इसको बाहर लेंगे तो माइनस FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE/d, 1 प्लस FE/d। ये आप देखें यहाँ पर 1 प्लस FE/d, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया। उसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप केस में 1 प्लस d/fe था, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन देन मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला माइनस FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE/d। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमने कितना क्लियरली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के इमेज फॉर्मेशन के दोनों ही केसेस कर लिए। नॉर्मल सेटिंग व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सेटिंग व्हेन फाइनल image is formed at least distance of distinct vision, and in both the cases we also have derived the expression for magnifying power। so इस तरह से हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्शन वाला कवर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक और हमारे सिलेबस में, उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग मतलब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड हो। इनमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए एक दूसरे तरह का टेलीस्कोप भी यूज होता है, और मैंने ऊपर लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप स्टूडेंट्स। सो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मतलब इसको हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं और कैसीग्रेन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज आल्सो नोन एज कैसीग्रेन टेलीस्कोप और न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन हमें कराना है तो हम इसमें मिरर यूज करते हैं। ये मिरर देख रहे हैं, ये काफ़ी पैराबोलिक मिरर हैं, रिफ्लेक्टर हैं, काफ़ी लार्ज साइज मिरर है, और ये प्राइमरी मिरर है, और यहाँ पर ये आई पीस है ट्यूब में, ये एक सेकेंडरी मिरर है। तो अब ये इमेज कैसे बनाएगा, लाइट रेज कमिंग पैरेलल एंड फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही हैं, पैराबोलिक मिरर, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होके लाइट का रेज कहाँ मीट करेंगी, आई पीस। तो इस तरह से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद आई पीस में बन जाएगी, और इसका मैग्नीफाइंग पावर सीधा FO/FE R/2/FE। सो इसमें बेसिकली आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन का इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, रिफ्लेक्शन का काफ़ी ज़्यादा का सारा काम रिफ्लेक्शन का ही है, और रिफ्लेक्शन इज बेटर देन रिफ्रैक्शन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और मिरर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो स्टूडेंट्स जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसका हमें एग्जाम में जर्नली क्वेश्चन जो पूछा जाता रहा है, इसका या तो रे डायग्राम पूछा जाएगा या इसके एडवांटेजेस पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, एडवांटेजेस, मतलब एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इन कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। सो मैं आपको एग्जाम यहाँ पर इसके एडवांटेजेस गिना देता हूँ। जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है, एक तो क्या होता है, इमेज इज ब्राइटर, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू इसका काफ़ी लार्ज है, इमेज इज ब्राइटर। दूसरा क्या होता है, इट इज़ फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एबर्शन, लेंस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से अलग अलग
जो लाइट रेज होती हैं वो अलग अलग जगह फोकस होती हैं, तो स्फेरिकल नेचर की वजह से जो फोकस है वो चेंज होता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल एबर्शन। और दूसरा, लेंसेज के लिए जो अलग अलग कलर की लाइट है उसके लिए भी फोकल लेंथ अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबर्शन। तो दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एबर्शन। इसका रिजॉल्विंग पावर इज वेरी हाई, इसकी कॉस्ट कम पड़ती है, कॉस्ट इज लेस। अब चूंकि मिरर यूजेस होते हैं तो मेंटेनेंस इज लेस, इंस्टॉलेशन इज इजी, ओके, इमेज इज ब्राइटर। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप एडवांटेजेस बता दिए हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं और नोट्स तो मैं आपको भेज ही देता हूँ, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये रे ऑप्टिक्स का चैप्टर, जो काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर एग्जाम में होता है, हमने पूरा कर लिया। और इसमें जो आज वाली क्लास में हमने किया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।